देखिए, आज देश में लेफ्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले हर एक इंसान के मुंह पे सिर्फ एक ही नाम है और वो है उमर खालिद। उमर खालिद जो पिछले 6 साल से जुडिशियल कस्टडी में है, जिसका ना कोई ट्रायल स्टार्ट हुआ है और ना ही कोई बेल मिली है। ट्रायल जुडिशरी में वो प्रोसेस है जिसमें पुलिस एक चार्जशीट फाइल करती है। इस चार्जशीट में एविडेंस होते हैं, विटनेस होते हैं और वो धाराएं होती है जो एक्यूज्ड के ऊपर लगाकर उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक ना तो चार्जशीट फाइल कर पाई है और ना ही वो धाराएं तय कर पाई है जो उमर खालिद के ऊपर लगाई जाएंगी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर टाइम इतना लग रहा है तो कोर्ट उमर खालिद को बेल क्यों नहीं दे रहा है। कोर्ट ने सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए ये बोला है कि ये केस नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें बेल देना अभी कोर्ट को उचित नहीं लगता है। इससे पहले कि आप मुझे जज करें कि मैं उमर खालिद के सपोर्ट में हूं या उसके अगेंस्ट में हूं, मैं चाहता हूं आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उमर खालिद के दोनों साइड कवर किए हैं। जहां आपको लगेगा उमर खालिद गलत है तो कहीं लगेगा वो सही है। देखिए, किसी भी इंसान का पूरी तरह सही या गलत होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसे हम कह सकते हैं कि ब्लैक और वाइट होने की बजाय हर कोई ग्रे कैटेगरी में आता है। देखिए, अगर कोई कॉमन सिटीजन इतना अवेयर हो जाए कि वो कास्ट, रेस, रिलीजन इन सब से ऊपर उठ के गवर्नमेंट से लेजिटिमेट क्वेश्चंस करने लगे तो वो गवर्नमेंट के लिए विपक्ष से भी बड़ा खतरा बन जाता है। ऑब्वियसली ये जुडिशरी का काम है कि उमर खालिद गिल्टी है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग पावर में होते हैं, अगर उनसे क्वेश्चंस कोई पूछने लग जाए और उसी इंसान के ऊपर ऐसा डेडलॉक आके फंसे कि उसको बेल भी ना मिले, तो ये पावर में बैठे हुए लोगों के लिए सबसे अच्छी बात होगी। देखिए, उमर खालिद की अपनी आइडियोलॉजी क्या कहती थी, इसको समझने के लिए आपको ये इंटरव्यू देखना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस इंटरव्यू को इसलिए भी सजेस्ट करूंगा कि आप इस इंटरव्यू को इस नज़रिए से ना देखें कि ये उमर खालिद ने दिया है, बल्कि एक एजुकेशनल पर्पज से देखें, क्योंकि इतना इंटेलेक्चुअल इंटरव्यू मुझे पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिला। लेकिन सिर्फ एक इंटरव्यू से किसी को पूरा डिकोड करना जायज़ नहीं है, इसलिए उमर खालिद की हिस्ट्री में और झांकने की ज़रूरत है। साल 2020 दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। इन प्रोटेस्ट में ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग थे और जो उमर खालिद है वो एक प्रोमिनेंट लीडर बन के उभरा इस वाले प्रोटेस्ट में। वो 19 साल का बच्चा जो तिरंगा लेके 19 दिसंबर को बिहार के अंदर, पटना के अंदर आया था और 7 दिन बाद उसकी लाश मिली। हिम्मत है तो जाओ उसके परिवार के पास जाओ, आंख में आंख मिला के देखो, बोलो सब चंगासी, झूठ बोलना बंद करो, सब चंगासी नहीं है, तुम्हारी सरकार नंगासी है। अगर आप गौर से उस टाइम की उमर खालिद की स्पीचेस को सुनेंगे तो आपको एक बात तो क्लियर हो जाएगी। पूरी स्पीच में आपको उमर खालिद एक एंटी गवर्नमेंट पर्सन नजर आएगा, ना कि एंटी नेशनल। और ख़ास तौर पर यह भी देखने के लिए मिलेगा कि इस इंसान की आइडियोलॉजी रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी को एकदम अपोज करती है। उमर खालिद की स्पीचेस में सबसे ज़्यादा हेट अगर देखने को मिलती है तो वो प्रो हिंदू ग्रुप जैसे आरएसएस के खिलाफ देखने को मिलती है। बाकी सारी स्पीच आपको काफ़ी रैशनल नजर आएगी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो रेफरेंसेज है वो भी काफ़ी लॉजिकल लगेंगे। इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे स्टार्ट हो गए। इन्हीं दंगों में एक कॉन्स्पिरेसी बनाई गई, ऐसा कह के उमर खालिद को अरेस्ट कर लिया गया था। अब यहाँ तक आपको लगेगा कि खालिद के सारे पॉइंट्स तो वैलिड थे, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट ने अपने आर्बिटरी एक्शंस के थ्रू उस पर यूएपीए लगाया और उसको जेल में डाल दिया ताकि एक आवाज़ को बंद किया जा सके, तो आप पूरी तरह सही साबित भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा पहलू भी है जो देखना बहुत ज़रूरी है। उमर खालिद को और डेप्थ में समझने के लिए आपको 2016 में जाना पड़ेगा, जहां पे जेएनयू में एक प्रोटेस्ट होने वाला था। इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए उमर खालिद और उसके साथ कई और स्टूडेंट लीडर थे। अब खास बात यह है कि ये प्रोटेस्ट 2001 पार्लियामेंट अटैक के कन्विक्टेड टेररिस्ट अफजल गुरु और एक कश्मीरी सेपरेटिस्ट को मिली कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में था।
उमर खालिद के बारे में मीडिया ने उस टाइम क्या कहा उसको अगर साइड में भी रख दें, तो पहले ये जान लेते हैं कि उमर खालिद की अपनी आर्ग्यूमेंट क्या थी। I am quoting the exact words that we do not have any direct evidence to prove that there was a conspiracy and Afzal Guru was involved, लेकिन हम उसको फिर भी फांसी पे लटका रहे हैं to satisfy the collective conscience of the society. जब आप किसी ऐसे इंसान को अपना रोल मॉडल समझने लग जाते हैं और उसकी हार्डकोर आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाते हैं, तो आपको उसकी सारी बातें एकदम लॉजिकल लगने लगती हैं। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट ने कहा था कि जो एविडेंस है वो कॉन्स्पिरेसी के चार्ज के लिए सरकमस्टेंशियल है, ना कि डायरेक्ट, और इतने एफिशिएंट है कि अफजल गुरु को गिल्टी पाया गया है बिना किसी रीजनेबल डाउट के। अब इसमें कोर्ट की लैंग्वेज को समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अफजल गुरु एक डायरेक्ट टेररिस्ट ना होकर एक मास्टरमाइंड था, जिसका काम था कि पूरी प्रोसेस को बाहर से ही सपोर्ट प्रोवाइड कराना। ऐसे में जो एक्चुअल प्रोसेस है उसको ये हायर किए हुए टेररिस्ट कर रहे थे, जबकि पूरी चीज़ को मॉनिटर कर रहा था अफजल गुरु। तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस प्रूव करना बहुत हार्ड हो जाता है। कोर्ट ने डिसीजन लिया एक ऐसे स्ट्रॉन्ग चेन ऑफ एविडेंस को देख के, जिसमें लॉजिस्टिक्स, हाइडआउट्स और केमिकल्स की सप्लाई और यहाँ तक कि टेररिस्ट को पूरा आइडेंटिफाई करने तक की प्रोसेस में अफजल गुरु पूरा गिल्टी साबित हुआ। यहाँ तक कि अफजल गुरु ने अपने एक इंटरव्यू में खुद ये माना था कि कैसे 2001 के पार्लियामेंट अटैक को अफजल गुरु ने प्लान किया और एक्चुअल में उसका प्लान था क्या। आप पब्लिक में कितना ही इंटेलेक्चुअल और कॉन्स्टिट्यूशनल होने का दावा कर दें, लेकिन जब आप एक कन्विक्टेड टेररिस्ट के सपोर्ट में खड़े होते हैं तो ये आपके असली मोटिव्स को बाहर ला देता है। और यही वो लाइन है जो पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और नेशनल सिक्योरिटी के बीच में होती है। आप लेफ्टिस्ट होने का दावा करके इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो कंक्लूजन सिंपल है, ऐसे बहुत से कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं जो एक टाइम पे एक प्रोमिनेंट फिगर हुआ करते थे और उनके लेक्चर्स लोग बड़े ध्यान से सुनते थे, जो कि ये साबित करता है कि आपके थॉट्स कितने ही इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, आपका असली रंग तो आपके एक्शंस में ही दिखता है।